हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है उसमें अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ा था? बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद और उसके बाद हमने डुअल गवर्नमेंट की स्टैब्लिशमेंट जो है वो पढ़ ली है। यानी हमने बंगाल स्टेट को कवर कर लिया। बंगाल स्टेट में किस तरह से जो है आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी बक्सर के बाद किस तरह से उस पर कॉन्क्वेस्ट जो है वो की जाती है और उसको एज अ बेस बनाकर पूरे इंडिया में जो है भारत को जो है वो किस तरह से कब्जे में लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। ये सब चीजें जो है वो हमने कल के लेक्चर में पढ़ी थी। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे कुछ गवर्नर जनरल से। ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, तो उसमें हम ना अलग अलग से एक एक स्टेट नहीं पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे कि हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल, उससे एसोसिएटेड जो भी स्टेट होगी इंपॉर्टेंट वाली जिसका ब्रिटिश जो है वो कॉन्क्वेस्ट करेंगे उस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके साथ भी ब्रिटिश की वॉर्स होंगे उसके बारे में उसी गवर्नर जनरल के साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे रॉबर्ट क्लाइव के साथ। ये हमारे पहले हमने जो गवर्नर्स पढ़ रहे हैं उनमें पहला ये कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, सो वहां लिखा हुआ है रॉबर्ट क्लाइव जो है ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ये क्या है? पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, नॉट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, माइंड में रखना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आते हैं। तो ही वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, प्लस उसने क्या क्या काम किए हैं, उसके टाइम पीरियड में किस किस तरीके के काम हुए हैं जो उसने किए, जिसमें उसका कॉन्ट्रीब्यूशन था। सो दैट वाज बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? 1764 में। ठीक है, उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, आपको पता है ना बैटल ऑफ बक्सर में ट्रिपल अलायंस फॉर्म हुई थी अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली जीत जाती है। और ट्रिपल अलायंस वाज फॉर्म्ड बाय शुजा-उद-दौला द नवाब ऑफ अवध। ठीक है, जिसको पहले ओध बोलते थे, फिर शाह आलम सेकंड द मुगल एम्परर एंड मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल हु वर डिफीटेड एट द हैंड्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, अंग्रेजों के हाथों उनको हारना पड़ता है और ये बैटल 1764 में होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो रॉबर्ट क्लाइव का योगदान है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करवाने में, और ये ट्रीटी जो है इसकी डेट क्या है? 1765। ये ट्रीटी जो है वो किस किस से साइन करवाई जाती है? तो वो साइन करवाई जाती है नवाब ऑफ अवध यानी शुजा-उद-दौला से, नवाब ऑफ अवध शुजा-उद-दौला से, और मुगल एम्परर शाह आलम से। मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बैटल ऑफ बक्सर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें याद रखनी है, जिसमें हमने क्या बात की थी कि नवाब को क्या बोला था? नवाब ऑफ अवध से इस ट्रीटी में ये कहा था रॉबर्ट क्लाइव ने कि आपको क्या करना है, इलाहाबाद और कारा जो है वो किसको देना है? शाह आलम सेकेंड को देना है। ठीक है, एज वेल एज उससे 50 लाख की वॉर इंडेमनिटी जो है हारने के तौर पर मांगी गई थी। ठीक है, उसके बाद मुगल एम्परर शाह आलम से क्या कहा जाता है कि आपको कहाँ रहना है? यू हैव टू रिजाइड इन इलाहाबाद, विच वाज गिवन बाय नवाब ऑफ अवध। तो उन्होंने कहा था कि आपको इलाहाबाद में रहना है एज ए रेजिडेंट, और उसके बाद आपको पेंशन वगैरह मिलेगी, और फिर आपको क्या करना है? हमें दीवानी देनी है। क्या देनी है? यहां लिखेंगे दीवानी, ये इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है। दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा मांगी थी उससे। ठीक है, इन तीनों की रेवेन्यू जो जनरेशन होता था, इट मींस वो रेवेन्यू जनरेशन जो राइट से वो मांग लिए थे कि हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे बंगाल, बिहार और ओडिशा से। और ये कब मांगा था? 1765 से। किससे मांगा था? शाह आलम सेकेंड, जो हमने एमसीक्यूज में पहला एमसीक्यू कवर किया था। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज इन इंडिया। कोऑर्डिनेटेड मींस रिस्ट्रिक्टेड सिविल सर्विसेज। इसमें रॉबर्ट क्लाइव कहता है तमाम जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनसे कि आप किसी भी पर्सनल ट्रेड में शामिल नहीं होंगे। पर्सनल ट्रेड में शामिल, नो इन्वॉल्वमेंट। इट मीन्स यू डोंट नीड टू बी पर्सनली इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द पर्सनल ट्रेड। आपको नहीं शामिल होना है, और आपको क्या करना है? सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसे संभालना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डुअल गवर्नमेंट। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डुअल गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डुअल गवर्नमेंट। किसकी एस्टेब्लिशमेंट की थी? डुअल गवर्नमेंट की। और कब से कब तक की थी? ये हमने कल पढ़ा था। तो ये की थी 1775 से
1765 से 1772 तक, 1765 से 1772 तक इसकी स्टैब्लिशमेंट जो है डुअल गवर्नमेंट की कौन करवाता है? रॉबर्ट क्लाइव करवाता है, जिसमें आपको बताया था कि डुअल गवर्नमेंट में निजामत के फंक्शंस जो हैं वो अलग मिनिस्टर्स को दिए जाते हैं अंडर द नवाब, एंड नवाब वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और जिसमें दीवानी राइट्स अलग से मिनिस्टर्स को दिए जाते हैं। तो डुअल गवर्नमेंट जो है 1765 से 1772 तक चलती है, टिल वॉरेन हेस्टिंग्स केम एंड ही अबॉलिश्ड द डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि क्या, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, दीवानी और निजामत क्या है, इनके फंक्शन जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। ठीक है, और इसी चीज से क्या होता है कि लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देखने को मिलता है, यानी मिलजुल कर इस तरीके से ये काम जो है वो नहीं कर सकते, और लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमें बंगाल में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होगा, बंगाल का डिक्लाइन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू द लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे हमने पढ़ा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, तो अब हम इनकी एक पिक्चर देखेंगे ताकि हमें इनके बारे में थोड़ा और पता चल सके। ठीक है, सो हु इज रॉबर्ट क्लाइव? रॉबर्ट क्लाइव ये है। ठीक है, जब हम पिक्चर देखेंगे ना तो हमें अच्छे से याद रहेगा ये कौन है। ठीक है, इन्होंने क्या क्या काम किए हैं ये तो आपको याद रखने हैं। सो he was the person who established dual government in Bengal. He was the person who fought the battle of Buxar, who signed the treaty of Allahabad from the side of the East India Company. ठीक है, सो ये थे जिन्होंने ये सब काम जो है, ये योगदान जो है वो दिए हैं। ठीक है, he was the first governor of Bengal. नेक्स्ट जो है हमारे पास वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद कौन आते हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो आते हैं ये पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल होते हैं बंगाल के। ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो यू हैव टू रिमेंबर कि ये कौन है? ही इज नॉट द गवर्नर, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है, इंडिया के लॉर्ड विलियम बेंटिंग होंगे, वो बाद में आएंगे। ठीक है, ये बंगाल के हैं, ये आपको याद रखना है। एज वेल एज एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की फॉर्मुलेशन जो है ये करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्टैब्लिशमेंट जो है इनके द्वारा की जाती है। और ये क्या है? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया जाता है। इट वाज अ ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, जहां पर अंग्रेज जो है वो क्या करेंगे? ट्रांसलेशन करेंगे। किसकी? जो भी इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं, जो किताबें हैं लोकल लैंग्वेजेस में, लेमन लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं, विच वर अननोन टू देम, जो उन्हें नहीं आती थी भाषा, वो समझने के लिए उन्होंने क्या किया? एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट जो है वो इस्टेब्लिश किया। एज वेल एज ये कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स करते हैं, जिसमें हमने लिखा है रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में जुडिशियल रिफॉर्म्स में जुडिशरी में, न्यायपालिका में रिफॉर्म सुधार करेंगे। रूरल एरियाज में ओल्ड मुगल लॉज जो होंगे वो एप्लीकेबल होंगे। समझ रहे हो? रूरल एरियाज में, गांव इलाकों में क्या होगा? जो पहले से मुगल के टाइम से जो है कानून बनते आए थे वही कानून लागू होंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं अर्बन एरियाज की, शहरी इलाकों की, तो वहां पर क्या होगा? उन्होंने दीवानी अदालत एज वेल एज फौजदारी अदालत की स्टैब्लिशमेंट की। दीवानी अदालत जो है वो किससे डील करती है? वो सिविल केसेस से डील करती है, लाइक मैरिज, लाइक प्रॉपर्टी, डाइवोर्स, इस तरह के केसेस जो होते हैं वो सारे सिविल केसेस होते हैं। जब हम बात करें क्रिमिनल केसेस की तो उसमें रेप, मर्डर, थेफ्ट, ये सब केसेस जो है क्रिमिनल केसेस को कवर करते हैं। तो ये सारे कौन देखता था? ये फौजदारी अदालत देखेगी। और ये सारे केसेस, सिविल केसेस कौन देखेगा? दीवानी अदालत देखेगी। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता दूं कि जजेस जो होते थे वो इंग्लिश होते थे, यानी अंग्रेज ही जो हैं वो जज रहेंगे। ठीक है, जज इंडिया को नहीं बनने दिया, इंडियंस को नहीं बनने दिया जाएगा जजेस। तो इट मींस इंडियंस वर डिप्राइव्ड ऑफ जस्टिस, उन्हें जस्टिस जो है वो नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आप उनकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं कर रहे हो जुडिशरी में। ठीक है, उन्हें अपने से ही जो है सजा सुना दी जा रही है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, सो इस तरह से हमने वॉरेन हेस्टिंग्स की कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो भी पढ़ ली है। ठीक है, सो अब देख लेंगे वॉरेन हेस्टिंग की एक पिक्चर। सो ये है वॉरेन हेस्टिंग्स। ये कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, नॉट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये है, आपने इनकी ये वाली तस्वीर बहुत फेमस है, ये देखी होगी, ये वॉरेन हेस्टिंग है, ये पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल। ठीक है, सो चलिए चलते हैं दोबारा अपनी स्लाइड्स पे। एंड द थर्ड वन इज लॉर्ड
कॉर्नवालिस। कौन से लॉर्ड है हमारे पास? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये हैं एक गवर्नर जनरल, और इनका नाम जो है वो आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि एसएससी में, जेकेएसएसबी में कई बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं, या फिर ये पूछा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज, यानी फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया किसको कहा जाता है? तो ही वॉज लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। He was the father of modern civil services. He introduced new posts. ये कुछ नई पोस्टें जो है वो निकालते हैं, जैसे एसआई की, जिसके लिए आप भी प्रिपेयर कर रहे होंगे जेकेएसएसबी के एग्जाम्स के लिए, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की जो पोस्ट है ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन में निकालेंगे। वेल इस क्या करेंगे? डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट, जो आईएएस और केएस जब बनते हैं तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बनते हैं, तो वो वाली पोस्टें कौन निकालेगा? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो निकालेंगे। एज वेल एज ये क्या करेंगे? ये परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत करेंगे। परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम जो है उसको स्टार्ट करेंगे। परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है? जमींदार जो होता है उसे लैंड ओनर्स बना दिया जाता है। फॉर इंस्टेंस, आप जमींदार हो, आपको मैंने बोला मैं क्या हूं? मैं हूं लॉर्ड कॉर्नवालिस, मैं हूं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, ठीक है। आप जमींदार हो, मैंने आपको बोला कि आपने क्या करना है? पेजेंट्स जो भी फार्मर्स हैं उनसे आपने रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करना है। आपको जमीन दे दी जाएगी, आपको उसका मालिक बना दिया जाएगा, आपको वो रेवेन्यू कलेक्ट करके मुझे देना है वापस, ठीक है। लेकिन उसमें जो लैंड रेवेन्यू रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा, यानी यू हैव टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू विच वाज फिक्स्ड इन अमाउंट। उसका अमाउंट जो है फिक्स रखा गया है। एज वेल एज अगर हम बात करें तो जमींदार को इतना शेयर जो है वो मिलेगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी को 10/11 का शेयर जो है वो मिलेगा। सो इट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इन प्रॉफिट बाय दिस सेटलमेंट सिस्टम, बाय दिस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। इसमें एक और चीज जो है वो आती है 1794 में, एक नई चीज जो है वो लाई जाती है, दैट वाज सनसेट लॉ। सनसेट लॉ क्या है? इट मीन्स जमींदारों से जो है वो कहा जाता है कि आपको क्या करना है? आपको सिंपली एक डेट दे दी जाएगी, यानी मैंने आपको दे दिए 31 या 30 मार्च मैंने आपको दे दी। 30 मार्च तक जो भी मैंने जमींदार जो है अपॉइंट किए हैं उनको मैंने कहा है कि आपने क्या करना है? अपने रेस्पेक्टिव जो भी आपकी ज़मीनें हैं, जो भी लैंड जो है वो आपको दी गई हैं, आपने उन ज़मीनों से रेवेन्यू कलेक्ट करना है और वो सारा इकट्ठा करके 30 तारीख तक लाना है। और वो फिक्स भी रखा हुआ है मैंने कि कितना है, ठीक है। वो आपने लाकर कहाँ रखना है? स्टेट ट्रेजरी में डालना है, यानी मेरे पास रखना है, स्टेट में रखना है। और किससे पहले? सनसेट से पहले, यानी सूरज के डूबने से, सूरज के ढलने से पहले ही आपको ये काम करना है। अदरवाइज यू हैव टू बी पनिश्ड, यू विल बी पनिश्ड, ठीक है। आपको पनिश किया जाएगा। और पनिशमेंट कैसी होगी? पनिशमेंट ऐसी होगी कि आपसे आपकी जमीन जो है वो छीन ली जाएगी। योर लैंड विल बी स्नैच्ड फ्रॉम यू एंड इट विल बी गिवन टू अनदर जमींदार। किसी और जमींदार को, किसी और लैंड होल्डर को वो जमीन जो है वो दे दी जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज अ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ 1793। अच्छा, अब हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ा, तो हम उनकी पिक्चर भी देखेंगे। तो ही वॉज लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं फादर ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। खुल ही नहीं रही है। तो ये हैं फादर ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज इन इंडिया, एज वेल एज इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है वो लाया है, ठीक है। ये हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे, देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर एक और चीज जो है वो मैंने आपको दिखानी है, और वो क्या है? ट्रीटी ऑफ सालबाई। कौन सी ट्रीटी? सालबाई की ट्रीटी। और ये किसके बीच में हो रही है? अंग्रेजों के बीच में और मराठा के बीच में। तो ये किसके टाइम पर होती है? ये होती है लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे मैसूर की स्टेट के बारे में, द स्टेट ऑफ मैसूर, ठीक है। मैसूर इज मॉडर्न डे कर्नाटका, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में? पहले हम उसकी लोकेशन जो है वो देख लेते हैं। ये है इंडियन स्टेट्स की कंडीशन उस टाइम पर जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे, ठीक है। जब उनका रूल जो है वो धीरे धीरे
आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल धीरे धीरे उनका रूल जो है वो इस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। सो इसमें आप देख सकते हो, जैसे हमने देखा था उस दिन अनवरुद्दीन, कौन था अनवरुद्दीन? नवाब ऑफ आर्कट, द कैपिटल ऑफ कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक कहाँ पे था? कर्नाटक एरिया जो है ये आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु का एरिया है, ठीक है। ये है, यहाँ पर नवाब ऑफ कर्नाटक है। और हम जिस एम्पायर की बात करेंगे, जिस सल्तनत की बात करेंगे, वो है मैसूर की सल्तनत। कहाँ की? मैसूर, मॉडर्न डे कर्नाटका है यहाँ पर। और इनका कॉन्फ्लिक्ट किस किस के साथ चल रहा होता है? मराठास के साथ, जो यहाँ तक फैले हुए हैं, ठीक है। फिर मराठास जो है वो आगे जाके डिवाइड हो जाएंगे ना, यहाँ मराठास के साथ चल रहा है। और इनका कॉन्फ्लिक्ट इस साइड भी है, यानी इस साइड भी है और इस साइड भी। इस साइड कौन है? निजाम ऑफ हैदराबाद, यहाँ हैदराबाद स्टेट है जिसके निजाम जो है उनके साथ भी किसका पंगा चल रहा है? इधर मैसूर वालों का। और वहां पर किसके साथ चल रहा है? वहां पे प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है मराठास के साथ। और यहाँ पर है कौन? यहाँ पर मैसूर में वुडियार डायनेस्टी होती है। कौन सी? वुडियार डायनेस्टी, ठीक है। लेकिन ये डायनेस्टी जो है इनका कुछ लेना देना नहीं है। इसी डायनेस्टी के अंडर जाकर कुछ राजा हैं, उनके मंत्री हैं आगे, और वहां पर आगे एक आदमी है, वॉज अ कमांडर होते हैं वहां पर। और ही वॉज वेरी पावरफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बाय माइंड, ठीक है। वो बहुत ज्यादा चतुर और बहुत ज्यादा तेज होते हैं। ही वॉज हैदर अली, द फादर ऑफ टीपू सुल्तान। आपने उनका नाम सुना होगा, ठीक है। टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। उन्हीं के फादर कौन है? हैदर अली। तो हम हैदर अली के बारे में यहाँ पे मैसूर की स्टेट में पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर क्या इश्यूज जो हैं वो होते हैं, जिसके बाद किस किस की बैटल होगी? अंग्रेजों के बीच में और मैसूर की यानी हैदर अली के बीच में लड़ाइयां होंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टेट ऑफ मैसूर विच वॉज रूल्ड बाय वुडियार डायनेस्टी एट द टाइम। और वहां पर हैदर अली हैं। तो अब क्या होगा? हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ना कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं। इश्यूज क्या होते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है ना, उनका हमेशा से कौन दुश्मन रहा है? मैंने आपको पहले इसलिए बताया है, जब ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन होता है तब से लेकर अंग्रेजों का जो प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किसके साथ चल रहा था? वो चल रहा था फ्रेंच के साथ। यानी फ्रेंच और जो हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो दोनों क्या होते हैं? हमेशा से राइवल्स होते हैं, दुश्मन होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा इन दोनों के बीच में? हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कैसे इशू होगा कि पहला तो प्रॉब्लम आ जाएगी कि हैदर अली की दोस्ती है फ्रेंच के साथ। आप समझ रहे हैं? हैदर अली फ्रेंड है किसका? फ्रेंच का। और ये बात किसको चुभेगी? अंग्रेजों को चुभेगी, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। दूसरी चीज है स्पाइस ट्रेड। किसका स्पाइस ट्रेड चल रहा है? यहाँ पर हैदर अली जो है वो केरला वाली साइड, हैदर अली जो है वो केरला वाली साइड यहाँ पर स्पाइस ट्रेड करना चाहता है। ये जगह जानी चाहती थी स्पाइस ट्रेड के लिए, और दूसरी तरफ अंग्रेजों को भी इधर ही स्पाइस ट्रेड करना है। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तीसरा पॉइंट, एनिमिटी विद द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठास। मैंने आपको पहले ही बताया मैप में कि उनकी थोड़ी बहुत जो है दुश्मनी किसके साथ चल रही है? हैदर अली की उसके निजाम के साथ, यानी निजाम ऑफ हैदराबाद एज वेल एज मराठास के साथ थोड़ी लड़ाई जो है वो चल रही है। और फोर्थ पॉइंट है कि इंग्लिश को डर है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, छोटी सी स्टेट है, आपने देखा छोटी सी स्टेट है एज कम्पेयर टू मराठास, एज कम्पेयर टू हैदराबाद। मैसूर छोटा सा स्टेट है, लेकिन वो बहुत पावरफुल था। कौन? नॉट द रूलर, हैदर अली इटसेल्फ, ठीक है। तो हैदर अली जो है बड़ा पावरफुल है, तो ब्रिटिशर्स को डर है कहीं ऐसा ना हो कि ये मद्रास कैप्चर करे, कहीं हम हमारे पास आ जाए, हमें यहाँ पे आके प्रॉब्लम देने लगे, ठीक है। तो ये सब इश्यूज थे जिनकी वजह से अंग्रेजों के बीच में यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और मैसूर के बीच में यानी हैदर अली के बीच में लड़ाइयां होंगी। सो द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1766 टू 69, जिसमें क्या होगा? एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ फ्रेंड्स कौन बन जाएंगे? जो इसके दुश्मन होंगे, ठीक है। और वो कौन है? मराठास प्लस निजाम, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस निजाम प्लस मराठास एक साइड होंगे वर्सेस हैदर अली। हैदर अली दूसरी साइड होगा। दूसरा पॉइंट है हैदर अली क्या करेगा? अब यहाँ होता क्या है एक्चुअल में ना, यहाँ कोई जीत नहीं हुई है अभी, लेकिन ये जो है जीत के कगार पर हैं, ये जीत सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी अलायंस है, ईस्ट इंडिया कंपनी खुद ही बड़ी पावरफुल है, पर हैदर अली भी कुछ कम नहीं है। बट जब यहाँ निजाम और मराठा भी जुड़ गए तो कुछ ज्यादा पावरफुल हो गए थे। लेकिन अभी ये जीतते उससे पहले हैदर अली ने थोड़ा दिमाग लगाया और क्या किया? उसने मद्रास का फोर्ट जो है वो कैप्चर कर लिया। क्या किया उसने? मद्रास का जो फोर्ट था उसे कैप्चर कर लिया। और जब ये ऐसा करेगा तो क्या होगा? इंग्लिश जो है वो फोर्ट रिलीज करवाने के लिए क्या करेंगे? मद्रास उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो टेरिटरी थी,
तो वो क्या करेंगे, मद्रास की ट्रीटी साइन करेंगे। वो उसको बोलेंगे आप आओ चाय पानी पीते हैं, बैठ के समझौता कर लेते हैं। यानी द ट्रीटी ऑफ मद्रास वाज साइंड इन 1769 आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। आपको याद रखना है कि जो मद्रास की ट्रीटी है ये कब साइन होती है, एज वेल एज कौन सी बैटल के बाद साइन होती है। और इसमें अंग्रेज क्या कहते हैं, अंग्रेज उनसे बोलते हैं, हैदर अली को बोलते हैं कि कल तुम पर अगर कोई अटैक हो जाएगा ना तो तुम टेंशन मत करना, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम क्या करेंगे, तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हें डिफेंड करेंगे योर अगेंस्ट योर एनिमीज। ठीक है, ये किसने प्रॉमिस किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, नाउ अब होता क्या है, जब तक सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर आ जाएगी, लेकिन उसके पहले हुआ क्या है हम पढ़ेंगे। अब यहाँ होता क्या है ना कि फ्रेंच जो है एक्चुअल में ना मराठास जो है वो अटैक कर देते हैं किस पर, यहां लिखेंगे मराठास जो हैं, मराठास अटैक करते हैं, अटैक किस पर, हैदर अली पर। जब मराठास ने हैदर अली पर अटैक किया तो हैदर अली हेल्प के लिए कहां जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। बट ईस्ट इंडिया कंपनी ने हेल्प ही नहीं की। आप समझ रहे हो, ट्रीटी ऑफ मद्रास में कहा था वी विल प्रोवाइड यू हेल्प इन केस ऑफ कि अगर आप पर कोई भी अटैक करेगा तो हम आपकी हेल्प करेंगे। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, दे रिफ्यूज टू हेल्प हैदर अली। ठीक है, वो मना कर देते हैं, नहीं हेल्प करते, तो ये कहाँ जाएगा, हैदर अली कहाँ जाएगा, हैदर अली जो है अब ये जाएगा, हैदर अली जो है ये जाएगा फ्रेंच के पास, क्योंकि इसकी पुरानी दोस्ती है इनके साथ, अच्छा खासा बनता है उसका उनके साथ। फ्रेंच के पास जाएगा और उनको बोलेगा हमारी हेल्प करो। तो फ्रेंच क्या करेंगे, फ्रेंच इसकी हेल्प करेंगे। एक पॉइंट ये बन गया, फ्रेंच हेल्प हैदर अली अगेंस्ट ब्रिटिश यहाँ पर। और दूसरा क्या हुआ कि वहां पर दूसरी साइड दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो चल रही है अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर। वहां भी अंग्रेजों का जो है कॉलोनी थी अमेरिका, तो वहां भी लड़ाई चल रही है, जिसमें क्या होता है, फ्रेंच जो है वो किसका साथ देते हैं, अमेरिकन का अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश के खिलाफ जो है वो खड़े हो जाते हैं उस वॉर में। ठीक है, वहां से भी इंग्लिश को जो है तकलीफ हो गई है, एक तो यहाँ हैदर अली ने उससे मदद मांग ली और दूसरा वहां अमेरिकन वालों की हेल्प कर रहे हैं फ्रेंच। तो वो बताते हैं कि तुम बहुत ज्यादा बन रहे हो ना, बहुत मदद कर रहे हो इनकी, तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा। वो क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स उसका माहे का पोर्ट जो है वो कैप्चर कर लेंगे। आपको मैंने बताया था कि माहे, पौंडीचेरी, कासिम बाजार, कराई काल, ये इनकी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज थी, किसकी, फ्रेंच की। और इस पोर्ट को कब्जे में कर लिया तो अब क्या होगा, अब फ्रेंच की तरफ से कौन आगे आएगा, अब आगे आएगा हैदर अली, क्योंकि जब हैदर अली को जरूरत थी, जब मराठास ने अटैक किया था तो कौन गया था, फ्रेंच आए थे। अब कौन जाएगा, अब हैदर अली आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, माहे का पोर्ट जो है फ्रेंच का कैप्चर किया है। ठीक है, समझ आ रही है आपको। अब हैदर अली जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ दोबारा हो गया, इट मींस सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें हैदर अली का साथ देने के लिए बहुत ही फनी चीज हो जाती है कि निजाम और मराठा भी इसकी साइड आ सकते हैं कि हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, पहली वॉर में क्या होता है, हैदर अली अकेला था और ट्रिपल अलायंस फॉर्म हुई थी निजाम, मराठाज और ईस्ट इंडिया कंपनी की। यहाँ पे हैदर अली के साथ ही ट्रिपल अलायंस फॉर्म हो गई है, जिसमें हैदर अली, निजाम प्लस मराठाज है और ईस्ट इंडिया कंपनी एक साइड पर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 1782-84 तक ये वॉर चलती है, जिसमें 82 के आते आते जो है हैदर अली मर जाता है, उसे कैंसर हो गया, उसकी डेथ हो गई। और इसके बाद इसका बेटा जो है यानी टीपू सुल्तान जो है वो सक्सीड करेगा, टीपू सुल्तान आएगा और वो आगे के 2 साल की जो बैटल होनी है अभी 82 से 84 उसको कंटिन्यू करेगा, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ मंगलोर जो है वो साइन होती है 1784 में आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। सो ये थी हमारे पास मैसूर वॉर्स के बारे में, किस तरह से एंग्लो मैसूर वॉर्स जो हैं वो होती हैं, उनके पीछे आखिरकार कारण क्या होता है, क्यों हैदर अली और अंग्रेजों की जो है वो आपस में नहीं बनती, क्या इश्यूज थे आफ्टर बिफोर द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, वो भी हमने देखे। ठीक है, और बात करें कुछ गवर्नर जनरल्स की तो वो भी हमने देखा। ठीक है, जिसमें हमने कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ा। तो मुझे होप है कि आप इनके यूजफुल नोट्स भी बना रहे होंगे एज वेल एज रिवाइज तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा हम इसके एमसीक्यूज जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, लाइक हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज कवर किए थे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर द डे।